नमस्कार, आपका स्वागत है जागरण बिजनेस पर। और मैं एक बार फिर से आपके पास लेकर आई हूँ फाइनेंस के फंडे, जिसमें कि हम बातचीत कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स के अब तक हमने बहुत सारे तरीके जाने, ये जाना कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कंपाउंडिंग का आपको कैसे फ़ायदा मिलता है, और ऐसे ही हर एक एक एपिसोड में हम नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। और इस एपिसोड में हम एक नए मेहमान के साथ मौजूद हैं, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे टैक्स बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स पर। तो इसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल कुमार झावर, जीएल झावर इन्वेस्टमेंट से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते जी सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं एक्चुअली? टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड बेसिकली सेक्शन 80C की सेविंग के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको। और सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए की छूट होती है और 100% पैसा इक्विटी में लगता है। कुछ कुछ फंड्स उसमें कुछ और मिक्स कर लेते हैं कि डेट का पोर्शन बढ़ा लेते हैं, कुछ कम उसके हिसाब से। 3 साल की इसमें लॉकिंग होती है और 3 साल के बाद ये फ्री हो जाता है। आप उसको बेच सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में गवर्नमेंट कहती है म्यूचुअल फंड सही है। तो इसलिए सही है क्योंकि इसकी रिटर्न्स बहुत सही हैं। पहले हम लोग टैक्स सेविंग के लिए पीपीएफ और एलआईसी इनको यूज करते थे, पोस्ट ऑफिस के एनएससी को करते थे, तो एक फिक्स आपका एक इंटरेस्ट रहता था। ये मार्केट के साथ लिंक रहने से ये इसके रिटर्न्स के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, जो लास्ट पास्ट 30 ईयर्स में उन्होंने देखे हैं। लेकिन सर, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि वो मार्केट लिंक्ड होते हैं, तो ऐसे में म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो रिटर्न्स के लिए मेनली की जाती है, ताकि उनका पैसा बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सके। तो क्या उसका भी कुछ फर्क पड़ता है इस पर कि कुछ म्यूचुअल फंड जो टैक्स सेविंग नहीं होते और जो टैक्स सेविंग होते हैं उनमें क्या रिटर्न का कुछ डिफर आता है? नहीं नहीं, उसमें क्या है, कुछ आपके म्यूचुअल फंड में स्कीम्स अलग अलग होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो उसके रिस्क की भी प्रोफाइल उसी हिसाब से होती है। जनरली मोस्टली आप उसको ऐसे कह सकते हैं, टैक्स सेविंग जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें मैक्सिमम लार्ज कैप का पोर्शन ज्यादा रखते हैं सेफ्टी पॉइंट से, तो उसमें क्या गिरावट भी कम आती है। लेकिन रिटर्न्स में बहुत अगर देखेंगे तो बहुत फर्क ऐसा पड़ता नहीं है, हल्के फुल्के फर्क रहते हैं। हाँ, बहुत रिस्की रहेगा तो उसका रिटर्न भी ज्यादा होगा, लेकिन गिरेगा भी उतने रिस्क के साथ गिरेगा। बिल्कुल, ये तो बात है सर। और सर, टैक्स इम्प्लीकेशंस की जहाँ तक बात है, तो म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करता है कोई, तो उसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस होती क्या क्या हैं एक्चुअली? तो देखिए, दोनों इसके टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के फायदे क्या हैं। एक तो आप जो पैसा लगा रहे हो उसमें आपको एटीसी की 1,50,000 तक की रिबेट मिलती है। दूसरा, जो मेरी इनकम आ रही है अभी जो इस नए टैक्स लॉ के हिसाब से क्या है कि 1.25 लाख रुपए तक आप फ्री है आपकी इनकम। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1.5 लाख रुपए लगाया, उसमें आपने 1.25 लाख रुपए इनकम की, तो एक तरीके से जो पैसा भी आपको मिल रहा है आफ्टर 3 ईयर, उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। बाकी क्या आपके दूसरे जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें आपको, अगर पीपीएफ को छोड़ दीजिए, तो अदर इन्वेस्टमेंट्स पे आपको जो इनकम आती है उस पर भी टैक्स लगता है। जैसे पोस्ट ऑफिस के एनएससी की बात कीजिए, इस तरीके। तो सर, अगर हम अपने रिटायरमेंट के बाद म्यूचुअल फंड से एक रेगुलर इनकम अगर जनरेट करना चाहें, तो वो कैसे की जा सकती है, और इसका सबसे अच्छा तरीका आपको क्या समझ में आता है इस वक्त? देखिए, आपका म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर हम इसको ऐसे लीजिए कि हमने एक एलआईसी पॉलिसी की 20 साल के लिए, तो हम 20 साल पहले पैसा निकाल नहीं सकते। ठीक है, पीपीएफ हम करते हैं 15 साल के लिए, उसमें हम पैसा बीच में निकाल नहीं सकते, खाली पार्शियली विड्रॉल कर सकते हैं। और लोग क्या करते हैं, 5-5 साल उसको रिन्यूअल करते हैं। मतलब ये कंसेप्ट हो गया कि हमको लॉन्ग टर्म सेविंग करनी है। अगर म्यूचुअल फंड को इसी तरीके से 20 साल 25 साल के लिए छोड़ देते हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाता है, मार्केट के साथ साथ वैल्यू बढ़ती है। अब आपने कहा इसका हम इसको रिटायरमेंट की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसमें आप एक एचडब्ल्यूपी का ऑप्शन डाल दीजिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आपने मान लीजिए आपका कॉर्पस अगर धीरे धीरे करके वो 1 करोड़ रुपए के आसपास हो गया, तो आप उसमें ये कर सकते हैं, साल का हम 7% 8% एज्यूम करते हैं कि हम कमा रहे हैं। आप 7% उसमें एचडब्ल्यूपी डाल दें मंथली, आपको हर एक फिक्स डेट पे आपको हर महीने आपके अकाउंट में आता रहेगा। वो पैसा आपके पास आ गया, प्लस आपकी जो वैल्यूएशन की ग्रोथ हो रही है वो भी हो रही है, तो डबल बेनिफिट आपको मिल जाएगा, और लिक्विडिटी के साथ। बिल्कुल, यानी कि आपका जो पैसा है उस पर भी आपको बेनिफिट मिल रहा है और आपकी रेगुलर इनकम भी आपके पास आ ही रही है। बिल्कुल सर। सर, अगर ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स की बात करें, तो उसमें और जो बाकी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं, इन दोनों में टैक्स बेनिफिट के तौर पे क्या डिफरेंस है? नहीं, बाकी सारे जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें टैक्स इम्प्लीकेशन एकदम सेम है कि 1.25 लाख रुपए तक छूट है, उसके ऊपर 10% लगेगा।
बट लगाते समय जो टैक्स सेविंग फंड है उसमें हमको जो एटीसी की रिबेट मिलती है वो बाकी किसी म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती है, किसी स्कीम में नहीं मिलती है। ये इसका बेनिफिट है, तो क्योंकि हम इसमें टैक्स सेविंग के पर्पस ही ले रहे हैं और 3 साल की लॉकिंग हमको टैक्स सेविंग की वजह से ही रखनी पड़ती है। हम्म तो सर अगर इसमें कोई एसआईपी के जरिए निवेश कर रहा है तो क्या एसआईपी के जरिए भी अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है एलएसएस फंड में तो भी उसको जो टैक्स रिडक्शन है वो क्लेम कर सकता है? श्योर श्योर, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में जितना रुपए भी आपका परचेज हुआ है वो आपके टैक्स के उसमें आ जाएगा। बट ये ध्यान रखने का विषय है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट भी 3 साल लॉक रहेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट भी परचेज जो हुई है वो भी 3 साल लॉक रहेगी। ये ओके। ना समझे कि 3 साल बाद ये पूरा पैसा मुझे मिल जाएगा। और इसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं कितनी सर? नहीं, टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है, मतलब जो आप पैसा परचेज करते हो तो वो क्या 3 साल की लॉकिंग है। एसआईपी तो आपने मान ली अप्रैल से स्टार्ट की और मार्च जी में भी जी। गई, तो मार्च वाली अगले 3 साल की लॉक हो जाएगी। ओके। खाली ठीक लॉकिंग है। की बात है। ओके। और सर जब कोई निवेशक मार्केट में आता है निवेश करने तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स इन कंसिडरेशन ऑफ टैक्स सेविंग? देखिए, पहले पॉइंट की बात ये है कि वो बहुत जल्दीबाजी ना करे कि मुझे पैसा बहुत जल्दी मिल जाएगा, मुझे लेके निकलना, मेरा पैसा बन जाएगा, ये भ्रम वो निकाल दे। इक्विटी मार्केट है, वो लंबे समय पे पैसा देता है, जैसे कि पहले देखा गया है। ये उसको अपने दिमाग में रखना चाहिए। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना कि हम कोई गैम्बलिंग कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों से आप ये देख रहे हैं कि वो रिजल्ट सामने दिखाई दे रहे हैं, गैम्बलिंग के नतीजे जो 4 महीने से मार्केट के अंदर दिख रहे हैं वो गैम्बलिंग के नतीजे हैं। जी। इससे लोग हर्ट होते हैं, वो सेविंग का कंसेप्ट नहीं कहा जाएगा। और मेरी यही राय है कि सेविंग के हिसाब से लोग प्लान करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है और उसको सेव करना लंबे समय तक एक अच्छे बेहतरीन परिणाम सामने आने के लिए हमें लंबे समय तक उसको रखना चाहिए। जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें और जल्दी समय के लिए आए ना बिल्कुल भी। ये तो बात है क्योंकि आजकल ओवरनाइट सबको पैसा बनाने की आदत हो गई थी मार्केट में, लेकिन मार्केट वरना शायद ये बहुत बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, जी जी। मार्केट शायद अब लेसन अच्छे सिखा रहा है लोगों को, तो मे बी अब वो इन्वेस्टर शायद मार्केट से दूर हो जाएं जो जो इसीलिए मार्केट में आए थे। 4 साल इतना तेज पैसा बना, इतने अच्छे रिजल्ट्स आए, इतना इनकम हुई, उससे भी लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमें कुछ देर सांस लेके किनारे बैठना चाहिए। तो ये तो आदमी बात उसमें उल्टा काम करता है कि वो और पैसा लगा के और और पैसा बनाना और चाहता है। खरीदार, क्योंकि डीआईआईज में वो डर थोड़ा कम हो गया है कि जो पहले डर था कि आपका पैसा मार्केट में जा रहा है तो बहुत रिस्की है, अब उनको लगता है मार्केट में पैसा डाला तो 2 दिन में तो पैसा बन जाएगा। नहीं, अब इंडिया का फेस एकदम बदल गया है। इंडिया के डीआईज बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं। पहले हम दूसरे पे डिपेंडेंट होते थे कंट्रीज पे, अब हमारी अपनी खुद की स्ट्रेंथ बन गई है। इसीलिए इतना पैसा आप देख रहे हो एसआईपी रूट से या पैसा आराम से म्यूचुअल फंड में लोग पार कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया, एक लंबी साइकिल उन्होंने देख ली 20 साल की, कि ऐसा बढ़ता भी है, ऐसे घटता भी है, ऐसे कमाई होती भी है। और हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड में बहुत अच्छी शो हो रही है, तो इसका रिजल्ट हमको इंडेक्स में दिखाई देगा कि शेयर मार्केट हमारा बढ़ेगा। उतार चढ़ाव तो इसका स्वभाव है। इसमें वही लोग, जो आपका पहले क्वेश्चन था कि वो क्या करें, तो भाई वो लोग ही रहें जो लंबे समय तक रहना चाहते हैं, जो थोड़ा रिस्क को बर्दाश्त कर सकें। पैसा तो नो डाउट कि बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल। सर एक सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि जब आप बाज़ार में ऐसे समय में होते हैं, मान लीजिए आपने एसआईपी करी हुई है बाज़ार में काफ़ी सालों से, लेकिन मार्केट का वो दौर आता है जब मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में चला जाता है और मार्केट बहुत गिरावट दिखाता है, जैसा कि हाल ही में हम देख रहे हैं मार्केट का जो अब इस वक्त रुझान है वो थोड़ा नेगेटिव चल रहा है। तो ऐसे में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो एसआईपी को विड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तो हमारे जो रिटर्न है वो ख़त्म हो गए हैं, अब हमें शायद एसआईपी रोक देनी चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर उपाय है। तो क्या करना क्या चाहिए इस वक्त इन्वेस्टर्स को? ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, जब गिरते हुए मार्केट में वो एसआईपी रोकते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। एसआईपी आपकी बढ़नी चाहिए, वो लगातार लगनी चाहिए, क्योंकि आपको यूनिट्स ज्यादा मिल रही है सस्ती एनएवी पे, जिसके लिए हम पैसा लगाते थे। लेकिन वो डर के वजह से सुन करके कि अरे मार्केट गिर रहा है, खराब हो रहा है, वो ये भूल जाते हैं कि यही तो वक्त है हमारा पैसा लगने का। और जब हम तेजी में पैसा लगाते हैं तो हमको महंगी मिलती है यूनिट्स, एनएवी महंगी मिलती है, कम यूनिट्स मिलती है। और मध्य में हमको यूनिट्स ज्यादा मिलती है और सस्ती एनएवी पे मिलती है जो हमें चाहिए। और मार्केट ऐसे कोई गिरा नहीं रहेगा, वो मार्केट रिवर्स अगर नीचे जा रहा है तो आपको एवरेजिंग करते हुए ऊपर बढ़ेगा, जो कि आपने पिछले कुछ सालों में देखा भी है। जी। आप कोविड का टाइम देखिए, उसके पहले के टाइम देखिए, जिनके पैसे थे कितने मल्टीपल बने हैं। तो कभी ये गलती इन्वेस्टर ना करे कि गिरते मार्केट में एसआईपी रोके, वो भरोसा रखे, क्योंकि भरोसे से ही वो आए थे। लेकिन भरोसा क्यों डाउन कर रहे हैं ये नहीं समझ आता। बिल्कुल। और सर हमने अभी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे थे, तो ऐसे में अगर किसी को टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स चुनने हो तो बाजार में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत तरीके की चीज़ें आती हैं, लेकिन ऐसे में
क्या वो चीज़ें हैं, क्या ऐसे मेन फैक्टर्स होने चाहिए जिनको देख के किसी को टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए? देखिए, एक उस स्कीम, टैक्स सेविंग स्कीम में उस फंड हाउस के बारे में उनके एक्सपेंस रेशियो को देखते हुए सारी चीजों को बहुत मेजर किया जाता है। हम्म। और पहले के रिटर्न्स कैसे थे, एक रोलिंग रिटर्न्स होते हैं, कितनी बार वो गिरने पे हमारे पैसे को बचाते हैं, वो सब चीज को देखने के बाद वो एक डिसाइड कर सकते हैं इन्वेस्टर कि भाई ये कंपनी अच्छी है, ये स्कीम अच्छी है, जहाँ हम पैसा लगा सकते हैं। हम्म। बिल्कुल। और सर, नए निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? नए निवेशक से एकदम धैर्य रखें और पैसा लंबे समय का सोच के लगाएं, हड़बड़ी बिल्कुल न करें, इसको शेयर मार्केट न समझें, इसको इन्वेस्टमेंट समझिए। अगर म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा टूल है। बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी जो पहले इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, एक नए दौर का नया इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड है, जो कि 20 से 30 साल के रिटर्न्स बहुत अच्छे, 20 साल एवरेज के रिटर्न्स कितनी स्कीमों के हैं सालाना, जो कि आप कहीं नहीं दिखता। तो पुराने एग्जाम्पल को देखते हुए और आगे हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अच्छा दिखता है। लंबे समय के लिए बने रहिए और आपका गोल जरूर पूरा होगा। मार्केट अगर अच्छा रहा, साथ देगा, आप रहेंगे मार्केट में तो आपका पैसा बनेगा। हम्म। धैर्य से रहें, हड़बड़ी से न करें। और दूसरा है कि नॉइस पे न जाएं। हम्म। ये जो दोस्तों को बगल में जहाँ बातें होती हैं, आम पब्लिक जो बात करती है जिसको जानकारी नहीं है, बिल्कुल उनकी बातों में न जाएं। फंड एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी एडवाइस लें, अपना ब्रेन लगाएं और समझे चीजों को। अच्छी से स्टडी करके आप खुद पैसा लगाएंगे तो खुद पैसा बनेगा। हड़बड़ी करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मेरी सभी नए निवेशकों से है कि इस बात को विशेष ध्यान रखें। जी सर, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर ये रहेगा कि अगर किसी को म्यूचुअल फंड से एक अच्छा खासा कॉर्पस, लेट्स से जब हमने 1 करोड़ की बात की थी, अगर किसी को 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाना हो, उसकी उम्र अभी 30 साल है, मान लीजिए उसे 55 साल में 1 करोड़ तक का कॉर्पस बनाना हो, तो उसको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस टाइप के म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए? और अगर वो बहुत बेटर है कि मल्टी कैप फंड कैटेगरीज होती है जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों का कंपोजिशन रहता है, और 4,000 रुपये महीना अगर वो लगाते हैं 25 साल के लिए, तो उनको 1 से 1.25 करोड़ रुपए, अगर 15%, 12% रिटर्न, जैसा कि अभी एक हम्म। एज्यूम कर लें कि मार्केट में जो आता है, जो आ चुका है, उसके हिसाब से उनका कॉर्पस बन जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर, आपने बहुत अच्छी हमारे जो दर्शक हैं उन्हें सलाह दी है, क्योंकि जो नए निवेशक हैं उनके लिए ये सलाह बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में धैर्य के साथ आएँ और वक्त लेकर आएँ एक्चुअली, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिहाज से मार्केट ना तो अभी है, और जितने गेंस आपको मिलने थे वो मिल चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा संभलने की बारी है, थोड़ा रिसर्च की बारी है। समझ लेंगे। जी। जी। जी सर। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इंसाइट शेयर करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी सर। नमस्ते। और दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि हम फिर से आपके लिए ऐसा ही एक एपिसोड लेकर आएंगे, जिस एपिसोड में हम फिर से बातचीत करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों पर म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। जब आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और आपको उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। आपको ये तो पता है कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, लेकिन उसकी जो डिटेल्ड जानकारी है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो ऐसी जानकारियों के लिए हमें ऐसे ही देखते रहें और देखते रहें जागरण बिजनेस को।